नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका नीड स्टडी में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रिव्यू सेमेस्टर 4 एनवायरमेंटल स्टडीज का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था, जहां पर हम लोगों ने 10 से 12 महत्वपूर्ण प्रश्न को किया था। इस वीडियो में हम लोग फिर से 10 से 12 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो सीधे आपके एग्जाम में भेजने वाला है। तो चलते हम लोग देखते हैं। इसमें जितने भी प्रश्न हैं, सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बनाया गया है, ठीक है। साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी पिछले साल में पूछा गया है। तो देखते हैं हम लोग। आपको पता होगा, जो समूह ए रहेगा, ग्रुप ए रहेगा, इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, एक अंक वाला। तो इसी के हिसाब से प्रश्न भी हैं, आप लोग देखते जाइएगा। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, पहला प्रश्न हमारा है, झारखंड की 5 प्रमुख नदियों के नाम लिखे। एकदम डायग्राम सहित बनाया गया है, ताकि आप लोगों के सीधे दिमाग में धंस जाए कि कहाँ कौन सी नदी है, ठीक है। झारखंड में कौन कौन सी नदियाँ हैं, सारा आपको पता चल जाएगा। तो आपको बताना है झारखंड की 5 प्रमुख नदियों के नाम। आपको पता होगा कौन कौन सी नदियाँ हैं। पहला हो जाएगा आपका स्वर्णरेखा नदी, दूसरा हो जाएगा दामोदर नदी, तीसरा हो जाएगा बराकर नदी, चौथा हो जाएगा दक्षिणी कोयल नदी, पांचवा हो जाएगा शंख नदी। इस प्रकार से और भी बहुत सारी नदियां हैं जो झारखंड में पाई जाती है। बाकी यहाँ पर आप लोग डायग्राम भी देख सकते हैं, कहाँ पर कौन सी नदी है। जैसे बराकर नदी हो गया, गिरिडीह से होते हुए पश्चिम बंगाल में जाकर मिलती है। और यहाँ पर हो गया आपका स्वर्णरेखा नदी, इधर हो गया दामोदर नदी, यहाँ दक्षिणी कोयल, और इधर शंख नदी। तो इन सभी को आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैसें जिम्मेदार है। तो आपको बताना है कौन सी गैस है जिसके कारण ओजोन परत का क्षरण होता है। तो आप लोग जानते होंगे, पहला आपका हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जिसे बोलते हैं। दूसरा हो जाएगा हेलोन, तीसरा हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये सभी गैसें क्या करता है, ओजोन परत को क्षय कर देता है, ठीक है। आप लोग डायग्राम सहित देख सकते हो। ज़्यादा कौन क्षय करता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। इन सभी को ध्यान में आप लोग रख सकते हो। देखिए, आपके यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा गया है, सतत विकास से आप क्या समझते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन जब एग्जाम में आएगा ना, आप लोग नहीं लिख पाओगे। तो यहाँ पर कैसे लिखना है आपको। सतत विकास वैसा विकास होता है जिसमें वर्तमान की जरूरतें पूरा होता है, पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है, साथ ही साथ हम लोग भविष्य के लिए भी संसाधन बचा कर रखते हैं। इसे क्या कहा जाता है, सतत विकास या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। देखो, यहाँ पर नाम चेंज कर देगा एग्जाम में, आपका क्या कर देगा कि टिकाऊ विकास से आप क्या समझते हैं, धारणता विकास से आप क्या समझते हैं, इस टाइप से आएगा। तब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसका भी आंसर सेम होगा, टिकाऊ विकास पूछे या फिर धारणता विकास पूछे, दोनों का मतलब होता है सतत विकास। यहाँ पर आप लोग डायग्राम के माध्यम से देख सकते हो, सभी में हम लोगों ने डायग्राम ऐड किया ताकि एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, हमारी वर्तमान जरूरतें हैं, ये हमारी भविष्य की पीढ़ियाँ हैं। तो जो हम लोग इन दोनों को देख करके उपयोग करेंगे, यही सतत विकास कहलाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे, ज़्यादा इसको समझाने की जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी ज़्यादा बोल दिए। यहाँ पर देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरितगृह प्रवाह से आप क्या समझते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट से आप क्या समझते हैं। तो इसको आप लोग देखिए, यहाँ पर एग्जाम में पक्का एकदम एकदम घुमाकर प्रश्न पूछेगा, लेकिन आ जाएगा। हरितगृह प्रवाह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल की कुछ गैसें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी गैसें पृथ्वी की ऊष्मा को वायुमंडल में रोक करके रखती है, जिससे जो पृथ्वी का वायुमंडल होता है या गर्म हो जाता है। इसे ही हरितगृह प्रवाह कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग फिर से डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारा पृथ्वी हो गया, अर्थ हो गया, तो यहाँ पर बहुत सारी गैसें पाया जाता है। जैसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, दूसरा मीथेन हो गया, अगला आपका जलवाष्प हो जाएगा, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। तो ये सभी गैसें क्या करता है, जो सूर्य का जो प्रकाश आता है ना, वायुमंडल में आने तो देता है, ठीक है, पृथ्वी में आ गया, लेकिन फिर वापस नहीं जाने देगा। ये सभी रोक करके रखता है, जिससे जो पृथ्वी का वायुमंडल होता है गर्म हो जाता है, और गर्म होना ही क्या कहलाता है, हरितगृह प्रवाह कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। इसे आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से आप लोग समझो, ठीक है। देखिए, आप लोग यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है, ध्वनि प्रदूषण क्या है, व्हाट इज साउंड पोल्यूशन। तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन जब एग्जाम में आएगा ना, तो यही दिमाग चकरा देता है। तो आप लोग यहाँ पर फिर से देख लो अच्छी तरह से कि क्या होता है ध्वनि प्रदूषण। जब वातावरण में ध्वनि का स्तर इतना बढ़ जाए कि वह मनुष्यों और अन्य जीवों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाले, तो उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। इसे अवांछनीय या अत्यधिक शोर के नाम से जाना जाता है। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है, जो प्रदूषण हमारे कानों को नुकसान पहुंचाता है, जो ध्वनि, जो आवाज हमारे कानों को नुकसान पहुंचाता है, तो क्या कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। यही एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा कि अवांछनीय से आप क्या समझते हैं, अत्यधिक शोर से आप क्या समझते हैं, तब आप लोगों का दिमाग घूम जाएगा। तो यहीं पर आप लोग देख लीजिए, ध्वनि प्रदूषण को अवांछनीय या अत्यधिक शोर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलते हुए हम लोग ग्रुप बी को स्टार्ट करते हैं। ग्रुप बी में आपको पता होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। इसमें से 15-15 अंक वाले प्रश्न रहेंगे, जिसमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका 45 मार्क्स मिलेगा। और ध्यान रखिएगा कि निर्देश सबसे पहले आपको पढ़ना है कि कितने अंक का प्रश्न है, किस तरह से आपको उत्तर देना है, कितने प्रश्नों का। चलते हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, झारखंड को प्राकृतिक वनस्पति प्रदेशों में विभाजित कर उनका वर्णन कीजिए। आपको बताना है झारखंड में कौन कौन से प्राकृतिक वन पाए जाते हैं, प्राकृतिक वनस्पति पाए जाते हैं, उसके बारे में लिखना है। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्मेट में लिखा हुआ है, साथ ही साथ डायग्राम भी दिया हुआ है ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन एग्जाम में बढ़ा चढ़ा कर कैसे लिखते हैं, जितना भी आज तक मैंने सेमेस्टर का एग्जाम दिया ना 7+ लाया, 7 पॉइंट CGPA जो हमारा आता था 7 पॉइंट प्लस आता था। तो कैसे आता था इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, झारखंड में कौन कौन से प्राकृतिक वन पाए जाते हैं, प्राकृतिक वनस्पति पाए जाते हैं, उसको बताना है। देखिए आप लोग यहाँ पर झारखंड की वनस्पति को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। झारखंड में जो प्राकृतिक वनस्पति होता है यह मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा हो जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, तो इसको अभी समझेंगे कैसे लिखना है। सबसे पहले आप लोग समझ लो पर्णपाती वन। पर्णपाती वन का मतलब होता है पतझड़ वन। झारखंड में मुख्य रूप से पत्ता झड़ने वाला वन पाया जाता है। आप लोगों को पता होगा वसंत ऋतु के पहले, ठीक है, मतलब पत्ता झड़ जाता है। तो पत्ता झड़ने वाला दिन आने वाला है, ठंड के बाद ही आता है। देखिए आप लोग यहाँ पर झारखंड में मुख्य रूप से 2 प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति पाए जाते हैं। पहला देखिए आप लोग उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट। ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर मुख्य रूप से साल, महुआ, जामुन, बांस पाए जाते हैं। ये वन सघन होते हैं और आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और इन क्षेत्रों में जो है इन वनों में मुख्य रूप से साल, महुआ, जामुन, बांस, कटहल ये सभी के वृक्ष देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आम के वृक्ष भी देखने को मिलता है। तो झारखंड में मुख्य रूप से पहला जो होगा आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है। यहाँ पर मुख्य रूप से साल, महुआ, जामुन, बांस ये सभी वृक्ष होते हैं और जो ये सभी हैं वृक्ष ये आर्थिक रूप से बहुत ही उपयोगी होते हैं। मतलब जैसे महुआ होता है, महुआ को हम लोग बेचते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, दारू गाड़ते हैं, पता होगा कि नहीं पता होगा। साल वाला तो बहुत ही उपयोगी है। जामुन, बांस ये सभी आदिवासियों के जीवन का आधार है, तो इसी से हमारी आर्थिक स्थिति भी चलता है। नेक्स्ट आप लोग देखो, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से साल देखने को मिलेगा, पलाश देखने को मिलेगा, खेर हो गया और अमलतास ये सभी के वृक्ष देखने को मिलता है। ये क्या होते हैं, ये कम घने होते हैं लेकिन राज्य के बड़े हिस्से को कवर करता है। जैसे जो पलाश वाला है, पलाश वाला लगभग झारखंड में हर जगह पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी वृक्ष रहते हैं पूरे राज्य को कवर करता है और यहाँ पर कम घने होते हैं। ये होंगे झारखंड में मुख्य रूप से 2 प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति पाए जाते हैं। पहला उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है लेकिन आपको लॉन्ग में कैसे लिखना है, बढ़ा चढ़ाकर कैसे लिखना है यहाँ पर समझ लो फिर से। जैसे आप लोग लिखिएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, यहाँ पर जो भी दिया हुआ है सारा चीज़ आप लोग लिख देंगे। उसके बाद आपको इसी में एक वृक्ष का नाम दे देना है साल, और साल में आपको इस तरह से ड्रेस दे देना है, हेडिंग बना लेना है और 5 से 6 लाइन आपको लिख देना है। देखो झारखंड में रह करके यदि साल के वृक्ष के बारे में यदि 5 लाइन नहीं लिख पाओगे तो बेकार आप लोग पढ़ते हो। ठीक है, इसी प्रकार से महुआ के बारे में यदि 5 लाइन नहीं लिख पा रहे हो, जामुन के बारे में, बांस के बारे में 5-5 लाइन नहीं लिख पा रहे हो तो क्या है, आप फालतू पढ़ रहे हैं, बेकार पढ़ रहे हैं। तो इन सभी के बारे में 5-5 लाइन आपको लिख देना है। अगला आपका यहाँ पर उसी प्रकार हो जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, यहाँ पर भी दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग पलाश ले लीजिए। ठीक है, और जो जो भी आपको पता होगा जिस वृक्ष के बारे में उसके बारे में आपको लिख देना है। 5-5 लाइन लिखना, आपका 2 से 3 पेज उससे कवर हो जाता है। ठीक है, आशा है आप लोग इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एग्जाम में कैसे लिखना है वह भी आइडिया आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भूमंडलीय तापन से आप क्या समझते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य कारणों का वर्णन करें। तो देखो जो ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगातार एग्जाम में रिपीटेड होते रहता है। क्वेश्चन भले थोड़ा सा चेंज हो जाए लेकिन एग्जाम में जरूर जाता है। मतलब ये साक्षात देवता है, कहीं ना कहीं प्रकट हो ही जाता है। तो देखो इसको आप लोग यदि जानते हो कि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, क्या कारण है, क्या प्रभाव है, यदि जानते हो फिर भी एक बार यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में देख लो। मैं दिमाग में आपको सीधे धंसा दूंगा ताकि एग्जाम तक बना रहे आपका दिमाग में। देखिए आप लोग सबसे पहले आप लोग यहाँ पर डिफिनेशन देखो, पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, इसे ही भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसका मुख्य कारण मानवीय गतिविधियों के द्वारा ग्रीन हाउस गैसों का अत्यधिक उत्सर्जन है। फिर से आप लोग समझ लो यहाँ पर, जैसे पृथ्वी का जो औसत तापमान है लगातार बढ़ रहा है। अभी वर्तमान में पृथ्वी का जो औसत तापमान है कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसमें धीरे धीरे लगातार वृद्धि हो रहा है। जैसे पिछले कुछ 2-3 साल पहले में क्या था, 14 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन अभी बढ़ गया है। तो इसी प्रकार से कुछ दिन के बाद फिर बढ़ जाएगा। तो इसे ही क्या कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसके अलावा इसको उष्मन, वैश्विक उष्मन के नाम से भी जाना जाता है। और भी 2-3 नामों से यहाँ पर प्रश्न को पूछा जाता है, लेकिन जो इंग्लिश रहता है इसका सेम रहता है, ग्लोबल वार्मिंग ही लिखा होगा। तो इंग्लिश वाला प्रश्न आप देख लीजिएगा कि वहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। आगे देखिए आप लोग, इसका मुख्य कारण हम लोग देखते हैं। जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका कौन कौन से कारण है, तो इसके लिए बहुत सारे कारण है। पहला आपका हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में पहला आता है कोयला, पेट्रोलियम, डीजल,
डीजल, ये सभी जीवाश्म ईंधन है। इसके चलते भारी मात्रा में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। पहला कारण आपका हो जाएगा जीवाश्म ईंधन का दहन। इन सभी को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो पृथ्वी की गर्मी को बढ़ा देता है, जिसके चलते ग्लोबल वार्मिंग होता है। दूसरा है वनोन्मूलन, डिफोरेस्टेशन। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। वनोन्मूलन कहने का मतलब है पेड़ों की कटाई। वन क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, इसको सोख लेता है। लेकिन हम लोग जब पेड़ को काट देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेने वाला कोई नहीं बचता है, तो इससे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है सीधे वायुमंडल में जाता है और गर्मी बढ़ाने लगता है। तो पेड़ों की कटाई के चलते भी क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। नेक्स्ट है औद्योगिक प्रक्रियाएं, मतलब जो भी कल कारखाने हो गए हैं, इनके चलते भी ग्लोबल वार्मिंग होता है। कैसे होता है, यहाँ पर देखो, सीमेंट उत्पादन, अन्य उद्योगों से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। ग्रीन हाउस गैसों में आपका क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। ये सभी क्या होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगला आपका यहाँ पर दिया हुआ है कृषि गतिविधियाँ। कृषि गतिविधियाँ के चलते भी ग्लोबल वार्मिंग होता है। इससे पहला हो गया पशुपालन से मीथेन, उर्वरकों से नाइट्रस ऑक्साइड, इन सभी का उत्सर्जन होता है जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता है, पृथ्वी के तापमान को बढ़ाता है। मतलब कृषि जो होता है, रासायनिक खाद का हम लोग जो प्रयोग करते हैं, रासायनिक केमिकल का, उसमें मीथेन का मतलब स्राव होता है, ठीक है। तो उसके चलते क्या होता है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग होता है। और एक आपका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, इसको ध्यान रखिएगा। ये सभी क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की घटना को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे ग्लोबल वार्मिंग के यहाँ पर 3 से 4 कारण दिया हुआ है, इनको देख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग के क्या प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को देना है भूमंडलीय तापन के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो भूमंडलीय तापन के क्या प्रभाव पड़ते हैं सभी को ही पता है, लेकिन हम लोग यहाँ डायग्राम के माध्यम से समझेंगे ताकि दिमाग से आपका निकलेगा नहीं, हमेशा बना हुआ रहेगा। भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या प्रभाव पड़ता है। पहला आपका हो जाएगा समुद्र के जलस्तर में वृद्धि। तो समुद्र के जलस्तर में वृद्धि कैसे होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी क्या करेंगे, पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देगा तो क्या होगा, जो ग्लेशियर होगा या पिघलने लगेगा, पिघल कर क्या कर देगा, समुद्र के जलस्तर को वृद्धि कर देगा। इससे जो भी आसपास के क्षेत्रों में पेड़ पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, ये सब क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होगा, किसके कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। नेक्स्ट आपका है चरम मौसम की घटनाएं। मतलब जो है ना ग्लोबल वार्मिंग, इसके चलते कहीं पर बाढ़ आने लगेगा, कहीं पर सूखा पड़ जाएगा, कहीं पर तूफान, तो कहीं चक्रवात, ये सभी देखने को मिलेगा। मतलब मौसम जो चक्र है वायुमंडल का, या पूरा तरह से गड़बड़ा जाएगा। जहां पर पानी पड़ना चाहिए वहां पर ज्यादा पानी पड़ देगा, जहां पर खेती होना चाहिए वहां पर खेती नहीं होगा, ये सभी प्रभाव पड़ेंगे। आगे आपका यहाँ पर दिया हुआ है जैव विविधता का नुकसान। जैव विविधता का नुकसान कैसे होगा, जो भूमंडलीय तापन होगा ना, गर्मी बढ़ेगा, इससे क्या होगा, जो भी जानवर होते हैं वो अपना तापमान अनुकूल नहीं कर पाएंगे। इससे हम लोग खूब से खूब 37 डिग्री 38 डिग्री तापमान में रह पाते हैं, लेकिन आपको यदि 60 डिग्री वाला तापमान में रखेंगे तो आप लोग पक जाइएगा कि नहीं पक जाइएगा, बताइए क्या हाल होगा। तो वही जैव विविधता का नुकसान होगा। मतलब अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग तापमान होता है, तो इन तापमानों को वे नहीं सह पाएंगे और वे धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। अगला आपका यहाँ पर दिया हुआ कृषि पर प्रभाव। तो जब भूमंडलीय तापन होगा, खेती का जो फसल का पैटर्न होता है वह बदल जाएगा, उपज में कमी आएगा, खाद्य सुरक्षा, ये सभी खतराएं बढ़ती जाएंगी। मतलब वर्षा ही नहीं होगा तो फसल कहाँ से होगा, मतलब अलग सलग जहाँ मन तहाँ पर पानी पड़े लगेगा। आगे आपका यहाँ पर है मानव स्वास्थ्य पर असर। मानव स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा। भूमंडलीय तापन के कारण क्या होगा, गर्मी बढ़ जाएगा, जिससे हमारे शरीर में बहुत सारे रोग आने लगेंगे, फोड़ा पड़ने लगेगा, और भी बहुत सारे आंख में कमजोरी आ जाएगा। ये सभी मतलब हमारे मानव शरीर पर भी असर पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे भूमंडलीय तापन के कौन कौन से प्रभाव पड़ेंगे। पहला समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, दूसरा मौसम की घटनाएं होगी, नेक्स्ट जैव विविधता को नुकसान पहुंचाएगा, अगला कृषि पर प्रभाव पड़ेगा, और नेक्स्ट है मानव स्वास्थ्य पर असर डालेगा। तो इन पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में धुन करके एकदम चकाचक लिख करके आएंगे। पूछा जाता है कि भूमंडलीय तापन को मतलब कैसे कम किया जा सकता है, आप लोग इसको खुद लिखना है। जैसे वृक्षारोपण हो गया, और भी जो मौसम की घटनाएं होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, इन सभी को कम करना है। ध्यान रखिएगा कैसे आपको उपाय ढूंढना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता निगरानी और संरक्षण योजना में कैसे मदद कर सकती है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे भी आप लोगों की काम आने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग बढ़िया से समझ लो कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होता है, या क्या नुकसान पहुंचाता है, कैसे इसका संरक्षण होता है, ठीक है। तो चलते हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इसको इंग्लिश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, शॉर्टकट में AI। तो आपको बताना है AI के द्वारा हम लोग कैसे किसी चीज़ का निगरानी कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पर्यावरण का कैसे संरक्षण कर सकते हैं, साथ ही साथ किस पर निगरानी रख सकते हैं, और क्या नुकसान पहुंचाता है वह भी देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका आंसर। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर्यावरण संरक्षण में निम्नलिखित तरीकों से मदद कर सकती है। मतलब जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, यहाँ पर बहुत सारे तरीके दिए हुए हैं। यदि हम लोग इस तरीकों को अपनाते हैं तो पर्यावरण का
संरक्षण होगा, चाहे बहुत चीज़ और भी बहुत सारी चीज़ होते हैं जिससे हम लोग मतलब उनका संरक्षण कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते जाते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। पहला हमारा है वन्य जीवों की निगरानी, एआई संचालित कैमरे और ड्रोन जानवरों की आबादी। मतलब जो वन्य जीवों की आबादी है, एआई ड्रोन जो होता है इसकी मदद से हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ पर कितने जानवरों की आबादी है, कहाँ पर कम है, कहाँ पर कौन से जानवर है, कौन से खतरे में है, इनको देख सकते हैं और उनको हम लोग संरक्षण में ला सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है अवैध शिकार की रोकथाम। तो एआई के द्वारा जितने भी डिवाइस होते हैं उनकी मदद से, उनकी सहायता से हम लोग जो अवैध शिकार हो रहा है जानवरों को, उनको हम लोग संरक्षित कर सकते हैं। आगे आपका है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट क्या होता है? जहाँ पर जीव जंतुओं की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एआई के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, भविष्य में जो भी हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र होंगे, ठीक है, उसका हम लोग वर्तमान में ही पता लगा सकते हैं। आगे यहाँ पर दिया हुआ है वनोन्मूलन की निगरानी। मतलब यदि पेड़ कट रहे हैं तो क्या करेंगे, हम लोग एआई ड्रोन छोड़ देंगे और भी बहुत सारे जिससे होते हैं, जितने भी डिवाइस होते हैं उसको हम लोग छोड़ देंगे और देखेंगे कि कहाँ पर वन कट जा रहा है, कहाँ पर वनों की कटाई चल रहा है, कहाँ पर वनों की अंधाधुंध कटाई हो रहा है, अवैध कटाई हो रहा है, ठीक है। इन सभी को पता लगाएंगे और कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो क्या होगा, वनोन्मूलन की हम लोग निगरानी कर सकते हैं। किसके द्वारा? एआई के द्वारा। डेटा विश्लेषण करने का मतलब की है कोई भी चीज़ है उसका मतलब कितना डेटा है, कम है कि ज़्यादा है, उसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं आंकड़ों का, और उसी अनुसार हम लोग संरक्षण भी योजनाएं बना सकते हैं। तो एआई इन सब चीज़ों में मदद करेगा हमारा। अगला हमारा यहाँ पर दिया हुआ है प्रजातियों की पहचान। एआई तस्वीरों और ध्वनियों में दुर्लभ या लुप्त प्राय प्रजातियों की पहचान करने में हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। किसके द्वारा? एआई के द्वारा। देखिए एआई से लाभ भी है लेकिन बहुत नुकसान भी है। बहुत चीज़ें जैसे अभी एआई के द्वारा हो रहा है कि मतलब मत पूछिए, बहुत नुकसान हो रहा है, चोरी चपाटा तो हो ही रहा है। तो जो एआई है इन निम्नलिखित तरीकों से क्या कर सकती है, हमारी मदद कर सकती है। इन सभी चीज़ों से पर्यावरण का संरक्षण हो सकता है। आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, वर्णन करें कि उद्योग और खनन गतिविधियाँ किस प्रकार से जल प्रदूषण का कारण बनती है, इसके प्रभाव भी बताएं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन समझना है। यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तभी आप लोग इसका आंसर दे पाइएगा। तो यहाँ पर आप लोग फिर से देखो, बताना है कि आपको जो उद्योग और खनन है इसके चलते जल का प्रदूषण कैसे होता है, और जो जल प्रदूषण है इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो देखते हैं हम लोग उद्योग और खनन के चलते कैसे जल प्रदूषण होता है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर कारण देखो, मतलब वे कौन से कारण है, मतलब उद्योगों में वे कौन से कारण है जिसके चलते जल का प्रदूषण होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, फर्स्ट हमारा रासायनिक कचरे। रासायनिक कचरे जो होता है उद्योग में बहुत होता है, इसको हम लोग सीधे क्या कर देते हैं, नदी या जो भी नाले होते हैं उसमें डायरेक्ट हम लोग छोड़ देते हैं। क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाता है। अगला आपका यहाँ पर दिया हुआ है भारी धातुएं। भारी धातुएं जैसे पारा हो गया, शीशा हो गया, कैडमियम हो गया, इन सभी का रिसाव होता है जिसके चलते क्या होता है, जल का प्रदूषण बढ़ता है। तो आपका यहाँ पर दिया हुआ गर्म पानी। गर्म पानी कहने का मतलब है जो उद्योग होते हैं, ठीक है, उद्योगों में बहुत सारे लोहा लकड़ वाले काम होते हैं, तो जो वहाँ से गर्म पानी निकलता है ना, जब वह जल में मिल जाता है तो इससे जलीय जीव को नुकसान पहुंचता है। जल का तो प्रदूषण होता ही है, साथ ही साथ जलीय जीवन को भी ये नुकसान पहुंचाता है। इसको हम लोग थर्मल प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मल प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको देना है खनन। मतलब अब आपको बताना है कि खनन के कौन कौन से कारण है जिसके चलते जल का प्रदूषण होता है। तो बहुत सारे कारण है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। पहला हमारा है अम्लीय जल निकास। जिससे क्या होता है, जब भी हम लोग चट्टानों से खनिज लवण निकालते हैं तो वहां पर जो होता है ना, अम्लीय जल का रिसाव होता है। ये सीधे क्या कर देते हैं, जल में मिल जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो जल होता है ना विषाक्त बन जाता है, मतलब जहरीला बन जाता है। तो इस प्रकार से जल प्रदूषण होता है। दूसरा हम लोग देखिएगा ना, तो खनन जो होता है ना, खनन करने से बहुत सारा वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण में बहुत सारे डस्ट होते हैं, तो आसपास के पानी में भी मिल जाता है। पानी में जो भी रहता है, नदी झील झरने सब एकदम पूरा कचरा हो जाता है, काला हो जाता है। वायु प्रदूषण के द्वारा भी क्या होता है, तो जो जल होता है दूषित हो जाता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, खनिजों को अलग करने में उपयोग किए जाने वाले खतरनाक रसायनों का उपयोग करके हम लोग क्या कर देते हैं, जो उसका रिसाव होता है सीधे हम लोग जल में छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाता है। अगला आपका यहाँ पर दिया हुआ है तलछट। तलछट या कटाव जो नदियों को अवरुद्ध करता है और पानी को गंदा कर देता है। मतलब जब हम लोग खनन करते हैं, ठीक है, तो आसपास नदी भी आ जाता है, तो बहुत सारा हम लोग कचरा जमा कर देते हैं। नदी मतलब जो खनन करते हैं वहाँ पर बहुत सारा डिंगा लगा रहता है, ये सब डिंगा क्या कर देते हैं, नदियों में अवरुद्ध बन जाता है। क्या करता है, इससे जो अवरुद्ध बन जाएगा तो पानी नहीं बहेगा, नहीं बहेगा तो पानी गंदा रहेगा। आप लोगों को यहाँ पर बताना है, भारत में सबसे गंदी नदी किसे माना जाता है, मतलब कहाँ पर सबसे ज्यादा प्रदूषण है, कौन सी नदी में ज्यादा प्रदूषण है, कमेंट में बताना आपको। अगला आप लोग यहाँ पर देखिए प्रभाव। मतलब अब आपको बताना है उद्योग और जो खनन के चलते जल प्रदूषण हुआ, जल प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ेंगे उसको बताना है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र का विनाश और मछलियों की मृत्यु होगी। जब जल प्रदूषित हो जाएगा तो जो भी आसपास के जलीय पारिस्थितिक तंत्र होंगे, जो भी छोटे मोटे पेड़ पौधे होंगे सभी नष्ट हो जाएंगे, जो भी उसमें मछलियां रहने वाली होगी सभी मर जाएगी। अगला आपका यहाँ पर दिया हुआ है
पीने का पानी दूषित हो जाएगा, साथ ही साथ गंभीर स्वास्थ्य बीमारियां उत्पन्न होगी। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कृषि भूमि के लिए जो भी सिंचाई में पानी की आवश्यकता होती है वो हमें नहीं मिल पाएगा। मतलब जो कृषि भूमि में हमें पानी चाहिए, अच्छा पानी नहीं मिल पाएगा, इससे फसल भी बर्बाद हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि उद्योग और खनन किस प्रकार से जल को प्रदूषित करते हैं। साथ ही साथ जो जल प्रदूषण है इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या आसपास के क्षेत्रों में पड़ता है, हमारे पर्यावरण में पड़ता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करना है और वीडियो को शेयर कर देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।